सर आपने प्रयागराज के जीआईसी से पढ़ाई करी थी और आज आप सीएमओ हैं, तो जब आप अपनी गाड़ी से उसी स्कूल के बाहर से वहां से निकलते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या वो पुराने दिन आपको याद है? रामपेट भगदड़ वाला जो सीन हुआ था, तो क्या लगता है आपको कि उस समय, वैसे तो आज तक ये नंबर्स नहीं पता चले, लेकिन अगर एक छोटा सा मैं चाहूँगा कि हमारे पॉडकास्ट में मतलब कितने लोगों को उस समय आपने रेस्क्यू किया था तो भगदड़? आजकल जो लोग हैं उन लोगों का एक कह सकते हैं आप कि वो कहते हैं लोगों से कि भाई आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो जब इलाज के लिए, तो वहाँ पे एक तो उनका कहना है कि हम घंटों वेट करते हैं और कहा जाता है कि डॉक्टर आ रहे हैं और फिर डॉक्टर कभी कभार कहते हैं कि आते नहीं हैं। तो ये जो लोगों का कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं और बड़ी परेशानी हो रही है, तो इसके बारे में क्या आपका परसेप्शन क्या है? नमस्कार, मैं प्रयागी परीक्षित स्वागत करता हूं आपका रेडियो अड्डा पे। और आज हमारे साथ रेडियो अड्डा पे प्रेजेंट सीएमओ प्रयागराज के डॉक्टर ए.के. तिवारी जी हमारे साथ हैं और आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं प्रयागराज के बारे में और आने वाले भविष्य में कौन सी ऐसी मेडिकल्स की चीजें हैं जो प्रयागराज और हमारे देश के लिए काम आने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो पे। धन्यवाद सर। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि एमबीबीएस करने का जो फैसला था वो आपने बचपन से, मतलब क्या बचपन से ही आपका मेडिकल की तरफ आपका रुझान था या फिर कोई ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपने सोचा कि नहीं मुझे इस नोबल प्रोफेशन की तरफ जाना है? कोई इससे प्लानिंग नहीं थी जी, बस घर में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर बनना है जी, तो हमारे माता पिताजी चाहते थे तो मैंने वैसा किया। तो आपका मतलब आपका भी बचपन से इंटरेस्ट था कि या फिर कुछ किसी और चीज में? नहीं, इंटरेस्ट तो था, ऐसी बात नहीं है जी, क्योंकि मैंने बायोलॉजी लिया था इंटरमीडिएट में, तो इंटरेस्ट तो था ही जी। फिर बाद में ये हुआ कि चलो डॉक्टर ही बन जाया जाए। क्या बात है, क्या बात है। नहीं सर, आप हैं तो आज हम लोगों का जो स्वास्थ्य है वो एकदम ठीक है। सर आपने प्रयागराज के जीआईसी से पढ़ाई करी थी और आज आप सीएमओ हैं, तो जब आप अपनी गाड़ी से उसी स्कूल के बाहर से वहां से निकलते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या वो पुराने दिन आपको याद आते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और मेरे वो पुराने दिन बहुत ही अच्छे थे जी। जब मैं वहाँ पे बैराना में रहता था, वहां से पैदल आता था जी अपने कॉलेज के लिए जी। मेरा सेकंड शिफ्ट में वो होता था, 12 बजे से हमारी क्लासेस लगती थी, फिर 5 बजे छूटती थी जी। तो वो सारी चीजें हमें मुझे अच्छे से याद है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पे हूँ। तो सर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप चाहते हो कि जो शेयर करें आपकी जीआईसी की लाइफ में, कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हो यादगार? मैं जब वहाँ पे एडमिशन लिया जी, उसी साल वहाँ पे एक अनवांटेड इंसिडेंट हुआ जी, बमबाजी हुई। अच्छा, तो वो मेरे लिए नया था जी। तो वही एक चीज मुझे याद है, अदरवाइज तो सब बढ़िया। प्रयागराज में मतलब बमबाजी हो रही है, सारी चीजें तो मतलब कॉलेज के अंदर नॉर्मली। सर अभी हाल ही में प्रयागराज का सबसे बड़ा इवेंट महाकुंभ हुआ जिसमें करोड़ों श्रद्धालु लोग आए। तो इस पूरे इवेंट को संभालना और इस इवेंट से क्या एक ऐसी आपको लर्निंग मिली आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में जो आपको लगा कि आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आने वाली? ये 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पे डुबकी लगाई जी जी। उसमें हमारे विभाग ने बहुत ही तत्परता से और लगन से काम किया। मैं सभी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने हमारा सहयोग किया। और मैं इस स्वास्थ्य की मुहिम में ये सराहा भी गया कि जो हमारी भगदड़ के दौरान एम्बुलेंसेस थी किस तरह से मूव की और सारी जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा संस्थान थे किस तरह से संचालित हुए, वो बहुत ही अच्छा रहा और बड़ा अच्छा लगा हमें इसमें काम करके। नहीं, बहुत बढ़िया सर। तो जैसे आपने भी बताया कि जो रामपेट भगदड़ वाला जो सीन हुआ था, तो क्या लगता है आपको कि उस समय, वैसे तो आज तक ये नंबर्स नहीं पता चले, लेकिन अगर एक छोटा सा मैं चाहूंगा कि हमारे इस पॉडकास्ट में मतलब कितने लोगों को उस समय आपने रेस्क्यू किया था जो हुई थी भगदड़? ये संख्या 30 थी जिसको रेस्क्यू किया गया था जी। अदरवाइज कुछ लोग घायल थे, उनके जो है इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई थी।
अच्छा, तो मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग फिर सेफ होके सब लोग सेटल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुंभ के लिए बनाया गया था, वो अभी भी क्या लग रहा है आपको कि वो जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया वो अभी भी हमारे प्रयागराज के लिए काम आ रहा है? महाकुंभ में सारी चीजें जो है ऐसी थी जो कि लगाई गई, फिर उसको हटा लिया गया। कोई परमानेंट स्ट्रक्चर उस एरिया में हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे आप जानते ही हैं जुलाई अगस्त में बाढ़ आ जाती है, तो वो सब हटाना पड़ता है। तो कुछ चीजें जो हमारे समीपवर्ती जगह पे हुई उससे हमें फायदा मिला है, और कई CSC PSC का उच्चीकरण किया गया, वो हमारे काम में आ रहा है। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आते हैं और बहुत सी मतलब कि आप बोलिए चाहे गंदगी हो या फिर टॉयलेट, वॉशरूम, सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद जब वो लोग जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रयागराज में बहुत सी बीमारियों का खतरा, लोग कहते हैं कि आंख आ जाना या फिर आपका हैजा हो गया, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को लेकर के आपने मतलब क्या कैसे कंट्रोल करते हैं इन सारी चीजों को? वो सारी चीजें हम लोगों के स्तर से कंट्रोल की गई हैं जी। सभी तरह से सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, सारा निस्तारण के लिए हम लोगों ने वहां से भेजा है जी STP पे, और जितनी भी गंदगी है सबको उठवा करके ग्राउंड जीरो करके हम लोगों को देना रहता है। कोई भी चीज रह नहीं जाती है, सारी चीजें हम लोग जो है उसको डिस्पोज करते हैं, और उसी तरह से फॉगिंग और मच्छर मारने की सारी दवाएं उपलब्ध रहती हैं, और वो हम लोग करते हैं। किसी तरह की कोई शिकायत हैजा जैसा आप कह रहे हैं जी। नहीं आई उस दौरान, न ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने तत्परता से सारा अनुरोधात्मक कार्रवाई किया था। जी जी जी, नहीं बहुत बढ़िया सर। और अभी जैसे मैंने देखा है कि अरैल साइड में एक आपका प्लांट है जो कि वेस्टेज वाला, तो आज भी हम उधर से जाते हैं तो जो एक स्मेल और वो चीजें जो आती रहती है, तो वो उसके पीछे क्या रीजन है कि मतलब क्या वो आने वाले टाइम पे उसका कोई एक नया सोल्यूशन लाया जाएगा? बिकॉज जब इंसान वहां से गुजरता है तो वो स्मेल वाली जो इश्यूज है वो आने वाले टाइम पे क्या उस चीज को उसमें कमी आने वाली है? संभावना है जी। सर, अब हम बात करते हैं कि आजकल जो लोग हैं उन लोगों का एक कह सकते हैं आप कि वो कहते हैं लोगों से कि भाई आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो जब इलाज के लिए, तो वहां पे एक तो उनका कहना है कि हम घंटों वेट करते हैं और कहा जाता है कि डॉक्टर आ रहे हैं, और फिर डॉक्टर कभी कभार कहते हैं कि आते नहीं है। तो ये जो लोगों का कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं और बड़ी परेशानी हो रही है, तो इसके बारे में क्या आपका परसेप्शन क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं स्वयं अपने यहाँ से जूम के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ, और ये मैं सुनिश्चित करता हूँ कि सारे लोग वहाँ उपस्थित रहें। एक एक से बात भी किया जाता है। सारे CSC PSC में जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे हम लोग बात करते हैं, और सारे कर्मचारी भी उपस्थिति देखी जाती है। तो ऐसा कहना कि डॉक्टर नहीं है, ये गलत है जी। हाँ, फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में ढेर सारे लोग आते हैं तो वहाँ पे क्यू लग सकती है, लेकिन डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित है और सुनिश्चित रहेगी। नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे भी हाल ही में मैंने सुना भी कि अभी आपका सरकार का 1 रुपए के आपका मतलब फीस है, और इस 1 रुपए में आप पूरा इलाज ले सकते हो। तो बहुत से लोगों ने इस चीज को, जो मुहिम है इस चीज का, सब लोग फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सर, ये जो फ्री मेडिसिन और आयुष्मान कार्ड का जो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो कितना ट्रांसपेरेंट है? मतलब क्या वो लोगों तक पहुंच चुका है या लोग अभी भी? बहुत अच्छा है। ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक की हम लोग दवा कर सकते हैं 1 साल में जी। तो ये जो भी गंभीर बीमारियां होती हैं या जो व्यक्ति एडमिट होता है उसके लिए ये लागू है जी। सामान्य तौर पे जो इलाज के लिए जाता है उसको हम लोग फ्री में दवाएं देते हैं, जो गवर्नमेंट की सप्लाई है, और फ्री की हम सारी पैथोलॉजिकल जांचें, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सारे सब हम लोग करा रहे हैं। उसमें कहीं किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, न कोई बाधा है। तो जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि आज भी हम लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने में परेशानी आ रही चीजें, तो कोई ऐसा इजी माध्यम जनता के लिए जिससे वो लोग इजीली कनेक्ट कर सकें और अपने इस सर्विस को गवर्नमेंट की यूटिलाइज कर सकें? सभी पात्रता है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, कई तरह की पात्रताएं हैं। उसमें सेक्स इश्यू है और जो भी कार्ड वगैरह है उसके संबंध में ये कहा गया है कि जो भी आयुष्मान पोर्टल पे व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। अच्छा। तो वो व्यक्ति अपने आधार कार्ड को लेकर के
आयुष्मान कार्ड स्वयं भी बना सकता है जी। या किसी एजेंसी से बनवा सकता है, या हमारे CSC PSC या जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां भी बन सकता है जी। शेष हमारे यहाँ एक आयुष्मान सेल गठित है CMO कार्यालय में जी। वहां से किसी भी तरह का अगर दिक्कत होती है तो वो रिजॉल्व हो सकती है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारी ऑडियंस के लिए है कि CMO साहब ने बहुत अच्छी चीज बताई कि कल को अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मतलब सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराना। जी जी। नहीं, बहुत बढ़िया। तो सर ये रूरल जो प्रयागराज है आपका, रूरल एरिया में सबसे बड़ा जो हेल्थ इशू है वो क्या है जो लोग आज के समय में इग्नोर करते हैं? देखें, जो NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जी, ये बहुत ही फैली हुई हैं जी। इस पे लोग गंभीरता से विचार नहीं करते। जब ये बढ़ जाता है तभी लोग को दिमाग में आता है। अब हम लोगों ने 522 CHO के माध्यम से, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, ये सभी हमारे पास आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर बैठते हैं। इनके द्वारा जो है सभी ग्रामीणों का जो 30 वर्ष से ऊपर के हैं जी, इनका हम लोग वो करा रहे हैं, स्क्रीनिंग करा रहे हैं। अच्छा। फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित मिलता है तो उसकी देन एंड देयर दवाई डॉक्टर के द्वारा चालू की जाती है और उनको हम महीने महीने की दवाई देते हैं। और इस तरह से हम चाहते हैं कि ये लोग जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ उठाएं जी। और वहाँ पे सारी जांचें, 14 तरह की जांचें होती हैं। अच्छा। और वहाँ पे एक बंदा बैठा है जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है जी, वो सारी जांच करता है और संबंधित अगर कोई व्यक्ति निकलता है इस बीमारी से जी, उसको जो है वो डॉक्टर के माध्यम से दवा लिखवाता है। फिर वो दवाई वही आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे ही मिल जाएगा। क्या बात है, और आप ले जा सकते हैं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे 522 है जी, 522 जी। क्या बात है। और यहाँ पे जो 50 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बैठे हैं शहर क्षेत्र में जी, वहाँ पे हमने MBBS डॉक्टरों की पोस्ट किया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, एक जो सीजनल आउटब्रेक्स होते हैं जैसे कि आपका TB, डेंगू, वायरल फीवर, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए क्या सिस्टम को, मतलब कैसे, किस तरीके से आपने प्लानिंग करी? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी मच्छरों का बहुत प्रकोप हो गया है इस समय, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। संचारी रोग अभियान हम लोग 1 अप्रैल से पूरा 30 अप्रैल तक 1 महीने चलाते हैं जी। अब ये 3 बार चलता है। अच्छा। विभिन्न चरणों में जी। उसके दौरान हम जो है सारे जो है निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं। फॉगिंग है या एंटी लार्वल छिड़काव है, ये सारे करते हैं। अभी इसमें मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, फॉगिंग की जा रही है और इस पे निरंतर किया जाएगा। जहाँ तक TB की बात है, TB का इलाज जो है बहुत ही पारदर्शी तरीके से हमारे यहाँ हो रहा है। इसमें एक्सरे के द्वारा होता है और स्पूटम में बलगम में आती तो ट्यूनाट मशीन है या सीवीनाट मशीन है, वहाँ पे जांच करके हम लोग पता करते हैं किसका TB है किसको नहीं है। अगर TB कोई निकलता है तो उसको जो है 6 महीने के इलाज हो जाता है, बहुत पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस ये है कि दवाई रेगुलर खानी पड़ेगी। मेरा यही आपसे प्रश्न था, क्योंकि PM मोदी जी का भी सपना था कि TB मुक्त भारत बने, और ग्राउंड लेवल पर जब देखा जाता है कि TB जो है मतलब बहुत से लोगों को आजकल हो रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों का ये जो डर है, या फिर जैसे किसी का कहना है कि दवाई में कमी है या दवाई नहीं लोगों को उपलब्ध हो पा रही है, जिसकी वजह से लोग इलाज नहीं करवा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं दवाई में इस दवाई में कोई कमी नहीं है। दवाएं बहुत अच्छी हैं, मैक्लियार्ड और अच्छी कंपनियों से आती हैं। ये टाइम टेस्टेड और ट्रस्टेड है जी। जहां तक डर की बात है, ये लोग कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं, अभी भी समाज में टैबू है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे किसी भी व्यक्ति को जो TB हुआ है, अगर उसको हमारी दवाई मिल जाती है तो 1-1.5 महीने के बाद उसमें जो है कीटाणु मर जाते हैं। अच्छा। दूसरे को नहीं फैला सकता है। हाँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति TB से ग्रसित है जी, और उसने दवाई नहीं लिया तो वो कम से कम 10 से 15 लोगों को फैला सकता है। तो मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज हो? बिल्कुल कम्युनिकेबल है जी 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 जी। इसमें मैं ये कहूंगा कि इसके लिए बिल्कुल ही निश्चिंत होकर कि हमारे CSC PSC पे जाएं और जांच कराएं और दवा पूरी 6 महीने खाएं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो कोविड के आने के बाद आज के टाइम में मैं देखता हूं कि अभी भी लोग जो हैं वो N95 या मास्क लगा करके जीवन शैली में, मैं मुंबई रहता हूं, दिल्ली रहता हूं, प्रयागराज, कहीं भी, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में ये सब चीजें जो बहुत मैंडेटरी हो जाएगी कि
हर किसी को मास्क जो है वो उनकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से पॉल्यूशन बोलिए या फिर नॉर्मली जो हवा में डिजीजेज हैं, तो क्या लगता है कि ये आने वाले टाइम में मास्क बहुत रेगुलर हो जाएगा लोगों के लिए? ये मास्क तो बहुत अच्छी चीज है जी। अगर कोई लगाता है तो इससे बहुत सारी चीजें बच जाती हैं। जैसे आपने कहा पॉल्यूशन है, वायरल डिजीजेज है, सारे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, सारी चीजें रुक जाती हैं। बस ये है कि लोगों का ये थोड़ा सा उनको लगता है कि अटपटा सा लगता है कि मास्क ना लगाएं, लेकिन अगर लगाएं तो बहुत बेहतर रहेगा और इससे काफी लाभ होगा। नहीं, बहुत 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 बढ़िया सर। मैं अगर ये पूछूं कि अभी आप प्रयागराज के सीएमओ हैं और आपका आने वाले 3 साल का प्रयागराज की हेल्थ को लेकर के क्या मॉडल है, क्या आपकी प्लानिंग है जिससे हमारा प्रयागराज और बेहतर बने? अब मेरे तरफ से अभी पिछले साल ही एक 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है बनने जा रहा है मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय के समकक्ष, जो हमारा काल्विन हॉस्पिटल है उसी के बगल में एक 100 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक चालू हो जाए जहां पे गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। अच्छा। ये प्रस्ताव जो है पिछले साल आया था, वहां पे अब लगभग टेंडर निकल चुका है। अब ये स्थापना इसकी जो है जल्दी बिल्डिंग बनेगी, फिर ये एक नया एसेट हमारे जिले के लिए हो जाएगा। दूसरी ये चीजें हैं कि जो कैंसर से संबंधित हमको दूर दराज तक जाना पड़ता था, तो निकट भविष्य में एक शायद बेहतर कैंसर हॉस्पिटल जिले को मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद है। सर, जिस हिसाब से डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स और टेलीमेडिसिन के बारे में बात करें तो क्या प्रयागराज रेडी है इस चीज के लिए? बिल्कुल रेडी है। इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारे पास आभा आईडी बनी हुई है कम से कम 50% हमारे जनपदवासी को, और भी हमें ये 100% तक ले जाना है। ये हम रिकॉर्ड्स बनवा रहे हैं और टेली कंसल्टेशन या टेली मेडिसिन से हम लोग जो है कार्य भी कर रहे हैं। हमारे पास एक हब है वहाँ पे स्वरूपरानी हॉस्पिटल में। इसके अलावा हमारे पास कई स्पोक्स हैं जहाँ से हम लोग जो है स्वरूपरानी से जुड़ करके सारी चीजें देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, अगर पब्लिक को हेल्थ कॉन्शियस बनाना हो तो उसके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसा क्या देंगे कि जिससे पब्लिक के अंदर वो एक जागरूकता आ जाए अपने हेल्थ को लेकर के? किसी को कोई भी दिक्कत हो, निसंदेह बिना किसी लाग लपेट के ये सोचे कि सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना है तो ये गलत है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क फोर्स है हमारी ट्रेंड है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार उनके पास जो है डॉक्टर तो अच्छे होते हैं लेकिन पैरामेडिकल उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति होगा वो 100% ट्रेंड होगा, चाहे वो मेडिकल हो चाहे पैरामेडिकल हो, और निश्चित रूप से हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं और बहुत ही अच्छा बेली हॉस्पिटल, काल्विन हॉस्पिटल और सारे हॉस्पिटल कर रहे हैं। हमारे सीएससी पीएससी भी अच्छे से चल रही हैं और मैं सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम स्वास्थ्य की दिशा में अच्छा काम करेंगे। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर साहब, एक मेरा प्रश्न है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में जो एक ट्रस्ट गैप है जनता का, लोगों का, तो उसकी क्या वजह है कि आज इंसान गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में जो एक ट्रस्ट की कमी आ रही है, उस पे क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, और जिसकी जहां मर्जी होती है वहां जाए। लेकिन मैं पब्लिक सेक्टर से हूं, इसलिए कह सकता हूं कि हमारा सेटअप जो है बहुत बढ़िया है। आप हमारे यहाँ आए, मैं आपको स्वास्थ्य सेवाएं देने में तत्पर हूँ। सर, अगर मैं एक पर्सनल आपसे पूछूं कि अगर आपका परिवार का आपको इलाज करना हो तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाना प्रेफर करेंगे, और अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? मतलब सीधी बात है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं यहाँ का चीफ मेडिकल अफसर हूँ जी, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे बच्चे का जन्म ही स्वरूपरानी हॉस्पिटल में हुआ है। क्या बात है। और तो मैं क्या बताऊं, और सारी चीज़ें मैं गवर्नमेंट से ही एडाप्ट करता हूं, सारी हमारी जो है गवर्नमेंट में चलती है, और अपना इलाज भी मैं गवर्नमेंट से ही कराता हूं। क्या बात है। नहीं, बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि सरकार हमारी जिस हिसाब से इतनी सुविधाएं जो लेकर के आ रही है लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि लोगों का ये जो ट्रस्ट है वो अब और बनना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जिस हिसाब से योजनाएं निकली हैं, जिस हिसाब से लोगों का वेलफेयर हो रहा है,
तो मैं डॉक्टर साहब एक चीज और ये पूछना चाहूंगा कि अभी आने वाले टाइम पे जैसे बजट पास हुआ है और बहुत सी ऐसी स्कीम है जिससे हमारी जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनको पता नहीं होता है, तो कुछ ऐसी स्कीम मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उन्हें आज पता चले जिसका वो आने वाले समय पे उसका लाभ उठा सके, उनको फायदा मिल सके। आने वाले देखिए, जैसे हमने बताया है आपको कि टीबी और कैंसर ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिस पे सरकार इस समय फोकस कर रही है, और हम लोग जो है इसको गांव लेवल पर जाकर के और मजरे लेवल तक जाकर के स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको लगता है कि हम टीबी से ग्रसित हैं, जैसे कि इसके लक्षण होते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है और बुखार है, कभी बलगम में खून भी आ जाता है, कई बार रात में जो है पसीने आते हैं, ये सब चीज़ों से अगर कोई ग्रसित है तो निश्चित रूप से हमारे सेंटर पे आए और उसका इलाज कराए। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी तो आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान कार्ड है हमारे पास, JSY है, जननी सुरक्षा योजना है, कई स्कीमें चल रही हैं। हम लोगों ने स्कूल के लिए अलग स्कीम लगा रखी है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जी, और NCD का कार्यक्रम आपको मैंने बताया, संचारी रोग का नियंत्रण हम लोग 1 अप्रैल से चालू करने वाले हैं। तो हमारे पास योजनाओं की कमी नहीं है, बस उसका लाभ उठाने वाला होना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि द्वार पर पहुंच करके हम उनको लाभ पहुंचा सकें। इस लिए हमने 5000 करीब आशाओं का भर्ती किया हुआ है जी। हमारे 25 CSC रूरल क्षेत्र में है, इसके अलावा 65 PSC हैं, और अर्बन क्षेत्र में हमने 30 PSC खोली है और 50 जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। इस तरह से कुल 775 हमारे पास सब सेंटर हैं जहाँ पे हमारी ANM सेवाएं दे रही हैं। टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों की बीमारियां काफी हद तक कंट्रोल में आ गई हैं। जी जी जी। तो मतलब मेन चीज कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये है कि आज के समय में जो डिजिटल माध्यम है, कहीं ना कहीं लोगों को चीजें लोगों तक पहुंच तो रही है, बट वो कहीं ना कहीं वही हो जाता है कि अवेयरनेस को लेकर के थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग डिजिटली हमारी चीजों से जुड़े, और ऑनलाइन आई थिंक आपकी ये जितनी भी सारी योजनाएं सब डिजिटल हैं हमारे पास और सब ऑनलाइन ही है। कोई भी जैसे कोई व्यक्ति एक टीका लगाएगा तो वो ऑनलाइन UN पोर्टल पे चढ़ता है, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी देखा जा सकता है। अच्छा, तो ऐसी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हमने आभा ID बना रखी हैं और सारी व्यवस्थाएं हमारी जो है सब ऑनलाइन है। मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है जी कि प्रयागराज जिले का जो है पूरे यूपी में पहला नंबर हेल्थ डेस्क रैंक पे आई है। तो इतने बड़े मतलब जिले में जो कि 73-74 लाख का पॉपुलेशन रखता है, उसमें हम लोग इतने बढ़िया से काम किए हैं कि हमारी जो है फर्स्ट रैंक है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मतलब कि आप जैसे CMO, आप लोगों के मार्गदर्शन से ही प्रयागराज हमारा बहुत कहते हैं ना कि स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा मोदी जी ने निकाला है, उसी के साथ साथ हेल्थ, क्योंकि आज के टाइम में जिस हिसाब से लोग बीमार हो रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इंसान प्राइवेटली जाकर के, प्राइवेट इतने महंगे इलाज हो गए हैं कि हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनका कहीं ना कहीं विश्वास हमारा सरकार से ही है, और सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग जो हैं वो ऑनलाइन जो पोर्टल है, सर हमारा ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट का एक बार मैं चाहूंगा कि आप बता दें कि हम किस नाम से। एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जी, दूसरा है जन औषधि का हमारी खुली हुई है सारी चीजें जी, और हम जो है RCH पोर्टल है, RCH पोस्ट ओके, UN पोर्टल है टीकाकरण के लिए जी, RCH जो है गर्भवती माताओं और बच्चों के लिए है जी जी, और निश्चय पोर्टल है टीबी के लिए, निश्चय पोर्टल जी, NCD पोर्टल है जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर के लिए जी। इस तरह की हमारी सारे पोर्टल्स हैं जिसपे कहीं भी जाकर के आदमी देख सकता है और हम क्या सेवाएं दे रहे हैं ये पा सकता है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज खुद हमारे मतलब CMO साहब ने आपको सारी चीजें इतनी क्लियर बताई है, इतनी आज के टाइम में जो अवेयरनेस की कमी है, क्लियर मेन चीज है कि आपको वो चीज पता है कि नहीं, तो आपको सब पता है, आप जा करके इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो CMO साहब, मैं आपसे एक फाइनली रैपिड फायर वाला क्वेश्चंस करूंगा, जिसमें आपको मैं 2 क्वेश्चंस मतलब बोलूंगा, आपको बस तुरंत उसमें एक आंसर देना है, ठीक? तो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या चुनेंगे आप?
एक प्रिंट मीडिया हो गया, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, तो इन दोनों ही मीडिया अच्छे हैं जी। मैं किसी एक को नहीं, एक को सर चुनना होगा क्योंकि ये रैपिड फायर ये गलत होगा हमारे लिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि दोनों ही, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्यादा जमाना आ गया है, वो ज्यादा लोगों के पहुंच में है, लेकिन प्रिंट मीडिया का भी उतना ही योगदान है, और अभी से बहुत से लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं जुड़ पाए हैं जी जी जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे ज्यादा बेहतर काम कर सकता है और ज्यादा लोगों को रीच में है। ठीक है, रेडियो या डिजिटल पॉडकास्ट? डिजिटल पॉडकास्ट क्योंकि समय ही डिजिटल है आज के टाइम में जी। राइटिंग या टीचिंग? राइटिंग। क्या बात है सर। अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि इस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, आप अपनी तरफ से क्या एक ऐसा मूल मंत्र देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? सेवा भाव। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, ये मान के चलिए मरीज हमारा भाई है, बंधु है या हमारे घर का है, तो निश्चित रूप से अच्छा काम कर सकेंगे। जी जी जी। तो देख सकते हैं कि आज हमारे सीएमओ साहब ने बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं हमारे सारी जनताओं के लिए, जो जिनको बहुत से प्रश्न होते हैं। उम्मीद है कि आपके बहुत से प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा, और अगर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ना मिला हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि डॉक्टर ए के तिवारी जी, आप हमारे शो में आए और आपने अपना कीमती समय निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रयागराज आने वाले समय में एक बहुत हेल्दी प्रयागराज बनेगा। ना ही सिर्फ प्रयागराज, जबकि पूरा हिंदुस्तान जो है हमारा, वो एक हेल्दी कंट्री, सिटी वाइज सब कुछ, मतलब मोदी जी के राज में मुझे उम्मीद है कि हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे रेडियो अड्डा पे आज पॉडकास्ट देकर के बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये मैं चाहता हूं कि मैं तो उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कैसा लगा हमारे रेडियो अड्डा पे आकर? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी प्रयागराज की जनता को भी धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच।